3 आना बनाम 15 आना की डिबेट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर छिड़ी थी, और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके ऊपर 25,000 रुपए जो है वो खर्च होता है। और वो पहली बार एक तरीके से असमानता की एक बड़ी डिबेट पैदा हुई। लेकिन इस समय तो मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते एक आम आदमी की औसत आय और हमारे प्रधानमंत्री का जो खर्चा है ना, वो तो मतलब उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मैं तिवारी जी के एक आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा कि अभी जो है प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब ने कहा कि स्थिति जो है मुद्रास्फीति की, जो महंगाई की जो है स्थिति 74 के लेवल के ऊपर है। तो 74 के लेवल में तो मतलब कोई जनता नहीं, छात्रों नहीं जो है गुजरात के छात्रों ने जो है चैलेंज कर दिया, और उसके बाद में बिहार के लोगों ने और उसमें साथ दे दिया, और पूरा का मामला पलट गया। दो पलट गई, कांग्रेस की जो है गुजरात की और बिहार की सरकार पलट गई, और बाद में जाकर के दिल्ली की सरकार भी पलट गई। तो ऐसा कुछ पब्लिक मैनिफेस्टेशन ये जो सब अभी हमारे जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने जो बताए, तो ये जमीन के ऊपर इसको लेकर के क्यों कोई बड़े आंदोलन दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं? इसके पीछे आपका क्या कहना है? सर, हमारे इन विद्वान साथियों ने तो जो सरकारी आंकड़ा है और जो गजट है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं उनसे अलग हट करके जमीन स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो देखिए, फर्जीवाड़े का विशेषज्ञ हो गया है हमारा हमारा देश, हर स्तर पर फर्जीवाड़ा करता है, और इन्हीं के फर्जीवाड़े के चक्कर में फंस करके दुनिया के लोग अंबानी को, अडानी को आज की तारीख में वहां अमेरिका में भी अपना जैसे ये मुकदमा झेल रहे हैं। हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं। अभी जो अभी शिवाजी साहब ने कहा, ये जो विकास है हमारे विनाश का मॉडल है। मैं देख रहा हूं अपने गांव के स्तर से ही, अगर मैं उठा करके देखूं, हमारा गांव गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और देश के पैमाने पर जंगल कम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जंगल ज्यादा हो रहा है, जंगल का अनुपात बढ़ रहा है। कारण उसका यह है कि जंगली जानवर ला करके घर रोज कौन कौन लोगों को ला करके छोड़ दिया गया है। तो कृषि के लोग तो खेती तो करते ही नहीं है, गिनी चुनी फसलें बोते हैं। हमारे यहाँ लोग एक फसल में गेहूं बोते हैं और एक फसल में धान लगा देते हैं, बाकी के लिए राम भरोसे छोड़ देते हैं, क्या है कैसे है। और उसके बाद हमारे यहाँ गांव स्ट्रक्चर में भी जमीन का टुकड़ा इतना कम है कि वो राष्ट्रीय विकास में उसका कोई योगदान नहीं हो सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसानों की जीविकोपार्जन के लिए तो वो ठीक है, जीविकोपार्जन कर लेते हैं मर्जी करके, अपना उसमें जूझ के अपना कर लेंगे। और उसमें भी जो हुआ कि छोटे किसान नहीं, छोटे किसान भी आज की तारीख में ये जो भूमिहीन किसान है, इसको मजदूर हम कहते हैं, तो वो मजदूरों की भी स्थिति दूसरी हो गई आज की तारीख में। तो कुल जोड़ हटा करके मजदूरी भी वहां नहीं मिल रही है, मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं अपने किसानों के लिए, उत्पादन के लिए उनके पास जमीन नहीं है। वह जो उत्पादन कर लेते हैं, वो उत्पादन जो उनके अपने उपयोग से ज्यादा होता है, उसको उसका कोई मूल्य नहीं उनके यहाँ, अवैध तरीके से रस्सी की टोकरी में अपना चला जाता है। क्योंकि मिलों पर भी जाते हैं, ये सरकारी गोदामों पर भी जाते हैं, तो वहां उतनी छोटी मात्रा का उपज वहां पर बिकता नहीं है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल जो हटा करके ये जो हमारा कृषि पर आधारित थी, तो हमारा मुख्य रूप से है। और एक चीज और है, हमारे यहाँ जो आमदनी है, हमारे आमदनी किसकी बढ़ी है? हमारे यहाँ चंद कारपोरेट की आमदनी बढ़ी है। तो व्यक्तिगत पूंजी, व्यक्तिगत धन, व्यक्तिगत आमदनी को क्या हम देश की आमदनी मानेंगे? अगर हम उसको हम देश की आमदनी, क्योंकि जिस तरीके से पलायन हो रहा है हमारे यहाँ पूंजीपतियों का, तो व्यक्तिगत पूंजी वो तो उनकी हो गई, वो पूंजीपति अपनी व्यक्तिगत पूंजी लेकर के दूसरे देश पे चला जा रहा है, तब हमारी आमदनी कहाँ जाएगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो कुल जो हटा करके ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा से अपने देश के लोगों को तो आप बेवकूफ बना सकते हो, दुनिया को भी आपने एक बार बेवकूफ बना दिया। उसका उदाहरण अडानी जी अपने हैं, लेकिन इसकी पोल पट्टी तो खुल जाएगी, और जब पोल पट्टी खुल जाती है तो विश्वसनीयता जब खत्म हो जाती है, तो व्यापार हो या कुछ भी, विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी चीज होती है। अभी जिस तरीके से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हुआ ही नहीं था, और साथ सीज फायर हो गया, और ये जिस तरीके प्रचार माध्यमों में हमने पाकिस्तान को एकदम फतह कर लिया और जीत लिया और सरेंडर करा दिया, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिन तक तो चलती नहीं है, क्षणभंगुर है ये।
क्षण भर के लिए तो हम माहौल बना सकते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास होता है, और आज की तारीख में हमारी स्थिति वही हो गई है देश की कि हमारा विश्वास ही खत्म हो रहा है। हमारे देश की जनता में ही विश्वास की भावना अपने सरकार पर खत्म हो रही है, सभी संस्थाओं के प्रति खत्म हो रही है, और दुनिया में भी हमारी साख गिर रही है, जिसके चलते ये आंकड़े चाहे जो कर ले, लेकिन जो चीज सामने दिखाई पड़ रहा है कि जनता चुप क्यों है? जनता भी बोल रही है। जनता कहाँ बोलने जाएगी? मैं बताऊं तो कि मैं ये छोटे छोटे खेत है उसमें अपना पैदा करके जनता अपना पेट पालन करे, अपने घरों से बचावे, ये सरकारी जानवरों से अपने फसल की रखवाली करे, या आपके सामने बोलने आवे, सड़क पर बोलने आवे। ये जनता क्या करे? जनता को तो फंसा दिया गया है। तो इस तरीके से निश्चित। जी सर, ये मुझे लगता है इसके ऊपर एक अलग से कार्यक्रम करने की जरूरत है कि जनता बोल क्यों नहीं रही है ना। मैं जया जी बस आपके मैं 2 मिनट की टिप्पणी मैं ले लेता हूँ। मेरा दूसरा जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये अपोजिशन पार्टीज के पास में कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल का कोई ब्लूप्रिंट है? मुझे याद है कि आप लोग जो है अल्टरनेटिव बजट पेश करते थे, अल्टरनेटिव पॉलिसी लेवल के ऊपर आपकी बहुत सारी किताबें मेरे पास में रखी हुई हैं, है ना। काबरा जी होते थे, आप होते थे, और जो है अरुण कुमार जी, बहुत सारे लोग होते थे। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब अल्टरनेटिव्स के ऊपर अपोजिशन सोच भी रहा है या जो है, क्योंकि जनता के बीच में तो ऐसा कोई अल्टरनेटिव जा नहीं रहा है। जी, मैं कहना चाह रही थी, 2 पॉइंट्स मैं कहना चाह रही थी। एक तो मैंने आपको पहले कहा था कि इस तरह का जो हमारा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर बहुत ही कठिन, इम्पॉसिबल है कि हम एग्रीकल्चर का जो वर्कफोर्स है उससे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे पाए। और हिस्ट्री में, पूंजीवाद की पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और एग्रीकल्चर के वर्कफोर्स को उसी देश में एम्प्लॉयमेंट मिल पाया। क्योंकि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे बड़ी मात्रा में लोग बाग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड माइग्रेट कर गए थे। इस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट किया है। तो यदि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और साथ में लोगों की और एम्प्लॉयमेंट की ध्यान भी रखना है, तो आपको पूंजीवाद से अलग दूसरा सोचना बहुत ज़रूरी है। ये मैं पॉइंट नंबर 1 कह रही हूँ। दूसरा पॉइंट जो मैं कह रही हूँ, जो कि कहा जा चुका है बार बार अमेरिका का रेफरेंस दे करके कि अमेरिका के साथ में हिंदुस्तान की, और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आज की जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसके लिए हम केवल 2014 के बाद के डेवलपमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था और 73-74 में पॉवर्टी का आंकलन हुआ था, तब भी 50% पॉवर्टी थी। और उसी प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में, पूंजीवाद के प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में चलते चलते आज वो 60%, 70% हो गई है। तो वो जो हमारा प्लानिंग का सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था, प्लानिंग का जो मोनोपोली कंट्रोल का आइडिया था, जो लैंड रिफॉर्म का आइडिया था, वो सब हमने मोदी के आने के बहुत पहले से त्याग दिया था। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी वो अभी बहुत ही वोलेटाइल स्टेज में है, बहुत ही वोलेटाइल स्टेज में। और जैसा बहुत करेक्टली कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी खुद एक बहुत बड़े केओस में है, और डॉलर सेंट्रिक जो इंपीरियलिस्ट एम्पायर बना था वो बहुत तेजी से गिर रहा है। और ऐसे में जो अल्टरनेटिव इमर्ज हो रहा है, ब्रिक्स का अल्टरनेटिव, जिसमें कि रशिया, चाइना ने अपना पूरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लगाया है, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इंडिया को उस ब्रिक्स के अल्टरनेटिव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उसका डायरेक्शन बदलने में भी हमारा हाथ रह सके, और नया अल्टरनेटिव जो बने वो वर्ल्ड लेवल और कंट्री लेवल पे ज़्यादा जस्ट और इक्विटेबल हो। और अमेरिकन एम्पायर के साथ में बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक 2 मिनट की टिप्पणी जो है प्रोफेसर दीपक मलिक जी से मैं लूंगा। ये ब्रिक्स के को लेकर के, ब्रिक्स वाले जो है वो तो अपनी एक खुद की बनाने वाले थे डॉलर के पैरेलल,
और जो है ट्रंप ने तो धमकी दे दी कि जो उसके आसपास जाएगा उसको वो मिसाइल छोड़ के खत्म कर देगा। मतलब ऐसी धमकी दी कि ब्रिक्स का तो कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। मतलब मैंने कोई बयान देखा ही नहीं है ना। हम लोग भी ब्रिक्स को लेकर बहुत सारी मीटिंगों में गए, लेकिन कुछ होने ही बंद हो गया। क्या हुआ, ये ब्रिक्स वाले लोग सब डर गए या अपने आप को फिर से री पोजीशनिंग करने का काम ये कर रहे हैं? जी, जुलाई में ब्राजील में, रियो में, और उस मीटिंग में क्या होता है, बिल्कुल भी चाइना, रशिया को तो खैर वैसे ही उन्होंने बैन करके रखा है, तो रशिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता टैरिफ से या उससे। और चाइना इज नॉट एट ऑल परटर्ब्ड बाय व्हाट अमेरिका इज डूइंग, बिकॉज चाइना ने बहुत ही क्लेवरली बहुत सारा मार्केट अफ्रीका में, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में बना के रखा है। चाइना इज वर्किंग टुवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर लास्ट 10-15 years। तो आप ये गलत सोच रहे हैं कि ब्रिक्स डर गया है। चाइना बात कम करता है, लेकिन चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, दैट वन हैज टू रिकॉग्नाइज। नहीं, मैं तो भारत का ब्रिक्स के अंदर जो मतलब भागीदारी है, मैं तो उसको लेके कह रहा हूँ, क्योंकि भारत तो जो है वो सब कुछ करना चाहता है अमेरिका के साथ में। तो अगर हम लोग भारत को लेकर के बातचीत कर रहे हैं तो जी बोले। नहीं, चाइना क्या कर रहा है वो तो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन भारत ब्रिक्स को लेकर के क्या कर रहा है दिखलाई नहीं पड़ रहा। मैं जो है प्रोफेसर साहब, आपके अंतिम टिप्पणी। शिवाजी सरकार साहब। स्टेटमेंट यही है कि वो ब्रिक्स से अलग नहीं हुए हैं, और ब्राजील में जुलाई में जो मीटिंग हो रही है उसमें जा रहे हैं। और अभी एक कोई प्रिपरेटरी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हिंदुस्तान ने शिरकत की है। ये तो अभी तक दिख रहा है, क्योंकि एक चीज मैं समझता हूँ, सरकार में कोई भी हो उतना तो शायद उनपे भी कहीं से समझ आ गई है कि अमेरिका पर जो है अब हम डिपेंड नहीं कर सकते, उन पे निर्भर नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि जो भी ऑफिशियल सर्कल है उसमें ये चीज आ चुकी है। दूसरी चीज जो है, बार बार जो गवर्नमेंट कहती रही कि ऑल्टरनेटिव करेंसी, वो एक मुद्दा जो है फंसा हुआ है। तो इसलिए ब्रिक्स ने कहा कि ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात वो नहीं करना चाह रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि जिसकी जो करेंसी है उसमें ट्रेडिंग हो, पर उसमें हिंदुस्तान की करेंसी में कोई ट्रेडिंग करना नहीं चाहता है। इसलिए हिंदुस्तान जो है, आरबीआई ने किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उनके देखा जाए कि और भी कुछ सेंट्रल बैंक्स ने किया है, वो गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये चीजें, कुछ चीजें हो रही है। तो गोल्ड जो है, गोल्ड महंगा इसलिए होता जा रहा है कि गोल्ड इज इमर्जिंग एज एन अल्टरनेट करेंसी। तो ये एक चीज जो है, ये हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि सोने का दाम बढ़ा दिया हमने। और अभी जो इस बार जो अभी जो डिविडेंड दिया हमने, वो इस वजह से आपको मिला है कि सोने का जो आपने सस्ते में खरीदा था, जब डॉलर से कम दाम में खरीदा था, और अब जो है डॉलर से, हमारे जो डॉलर पैरिटी है उससे काफी महंगा हो गया है, उसमें जब आपने बेचा तो रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिला, और वो पैसा जो है सरकार को डिविडेंड में उन्होंने दे दिया 2.7 करोड़ करीब, 2.69 करोड़, 69 लाख करोड़, 2.69 लाख करोड़। तो ये भारत कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स में भारत की भागीदारी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और इसलिए हम अगर ब्रिक्स पर बहुत ज्यादा अभी डिपेंडेंट हो, मैं समझता हूँ ब्रिक्स में अभी उतनी ताकत भी नहीं है। आपने कहा कि क्या उससे डर गई है, डरी तो शायद नहीं है, पर सहमी जरूर है, ऑल्टरनेटिव रास्ते तलाश रही। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब करेंसी के ऊपर ही जब बोलना बंद कर दिया, तो हमारे जैसे लोग जो कॉमनर हैं वो तो यही मानेंगे कि डर गए हैं, क्योंकि पहले तो करेंसी की बात बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, और चाइना का स्टैंड जो है वो एकदम क्लियर है, वो पूरी दुनिया के सामने है ना। वो सिर जो है उठा के खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो तो बच्चे खिला रहे हैं, कभी एलन मस्क के बच्चे खिलाते हैं, कभी जेडी वेंस के बच्चे खिलाते हैं। तो उससे तो जो है आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। खैर, अभी समय पूरा हो रहा है, हम इस बार चर्चा